ओके, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप हैं अपने बीएम सर के साथ और आपकी क्लास है 9th, ठीक है। 9th के सीरीज में डाल्टन साहब की थोड़ी हम लोगों ने बुराई कर ली थी कि वो ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, और आप समझिए कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वो बहुत ही खास था। अब हम लोग आज की क्लास में एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। और देखो यार, आपको करनी है पढ़ाई, एक ऐसी चीज जो मन नहीं करता है करने को। क्यों, सही है कि नहीं? अगर आपको कह दिया जाए कि मैगी बना के खा लो, डांस कर लो, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, सारा काम मन करता है करने को, और एक काम मन नहीं करता है, वो है पढ़ाई। लेकिन करना है, ठीक है ना? करना है क्योंकि आप नहीं, क्योंकि हम लोग साथ साथ हैं, इसलिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे जिसका नाम है एटम्स। देखिए, एटम क्या है? डाल्टन ने भी ये बात कहा था कि अगर आप मैटर को लगातार किसी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी, ठीक है ना, जब वो डिवाइड नहीं हो सकता। एक रिकैप कर रहे हैं हम लोग, और उसी को उन्होंने क्या कहा था? एटम। हालांकि वो डिवाइड हो सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, अब हमको ये बात मालूम है। लेकिन पहले हम थोड़ा एटम को पढ़ते हैं कि आखिर एटम क्या चीज है। देखिए, एटम जो है वो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं थोड़ा सा, कि किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना, सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? एटम होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने एक घर बनाया, तो उस घर में सबसे छोटा हिस्सा क्या है? ईंट। आप ईंट ऐसे नीचे ऊपर रखते गए और बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई आपके सामने। तो जैसे किसी घर का सबसे छोटा सा हिस्सा क्या है? ईंट है। वैसे ही किसी मैटर का सबसे छोटा सा हिस्सा क्या है? क्या है? एटम है बेटा। क्या है? एटम है। और किसी भी एलिमेंट का ये सबसे छोटा सा, सबसे छोटे से छोटा हिस्सा होता है, which may have independent or may not have independent existence। यानी कि या तो एटम अकेले रह लेता है या फिर वो किसी के साथ रहता है। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। जैसे कुछ चीजें फ्री रहती हैं, अकेले रहती हैं, और कुछ चीजें फ्री नहीं रहती हैं, वो कॉन्जुगेटेड रहती हैं। आप समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो देखो हाइड्रोजन आमतौर पे आपको H2 के रूप में मिलता है। अब H2 क्या है? हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर आप इसी को तोड़ दें तो यह H प्लस H के रूप में टूट जाता है। तो यह दोनों क्या है? हाइड्रोजन के एक एक एटम है। तो हाइड्रोजन क्या है? दिस हैव नॉट द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बेटा। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। या स्वतंत्र अस्तित्व का मतलब क्या हुआ? कि यह अकेले नहीं रहता। अब अकेले क्यों नहीं रहता, इसके पीछे कुछ और भी काज है, ठीक है ना, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये अकेले नहीं रहता। ये H2, N2, O2, Cl2, Br2, ये सारी चीजें देखिए, आप ध्यान से समझेंगे तो दिस नॉट हैव द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और कुछ जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, फ्री। जैसे आपका हो गया सोडियम, ये अकेले रहता है। अब देखिए थोड़ा सा और आगे, इसीलिए कहा गया कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। अर्थात जितने भी प्रकार के मैटर हैं उन सबको बेसिकली बनाने वाला कौन है? एटम है। उन सबको बेसिकली बनाने वाला कौन है? एटम है। एटम ही सबको बनाता है। जैसे आप यूं समझिए इस बात को, आपने बायोलॉजी में एक चीज पढ़ी होगी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कि हमारा जो पूरा शरीर है, ये बॉडी है, उसका थोड़ा सा सॉरी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करिए कि दैट इज बॉडी। ये बॉडी है हमारी पूरी। ये पूरी की पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना है बेटा? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलके बने हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलके बने हैं? सेल से। तो जैसे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे सेल ही क्या होता है? जितने भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं उन सबको बनाता है। ठीक उसी प्रकार से
है ना। ठीक उसी प्रकार से एटम जो होता है वो दुनिया में सारे मैटर को बनाता है। ये मार्कर है, यह एक मैटर है, और ये मैटर बेसिकली बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, और उसी पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। मेरे साथ एक बार और बोलिए, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको? एटम कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ और बात, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो हर एक क्लास में मैं वादा करता हूं कि मैं आपको कुछ न कुछ नई चीज तो मैं सिखाऊंगा ही, ये गारंटी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि 1981 में 1981 में एक इंस्ट्रूमेंट खोजा गया जिसका नाम क्या था? STM। जिसका नाम क्या था? STM, ठीक है ना। STM का मतलब क्या हुआ? STM का फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। क्या नाम है इसका? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। ये याद रखना है आपको। अच्छा, ये करता क्या है? बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। STM का वर्क क्या है, ये करता क्या है? तो STM जो है, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के सरफेस से, ठीक है ना, उसके एक इंडिविजुअल एटम का इमेज वो ले लेगा। ध्यान से देखना यार, 1981 में एक डिवाइस खोजा गया, एक इंस्ट्रूमेंट खोजा गया जिसका नाम क्या है? STM, ठीक है ना। और इस STM का फुल फॉर्म क्या है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो किसी भी एलिमेंट के सरफेस से बेटा उसके इंडिविजुअल एटम की फोटो खींच देगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये मैंने अंगूठी ऐसे पहनी हुई है, ये चांदी की अंगूठी है, तो यह जो अंगूठी है, यह जो रिंग है, बात समझ में आ रही है आपको? यह रिंग जो आप देख रहे हैं ये क्या है? दैट इज सिल्वर। तो यह क्या हो गया? एक एलिमेंट हो गया। अब इस एलिमेंट पे सिल्वर के एक एटम की फोटो अगर आपको चाहिए, सोचो, इस रिंग पे, या जो रिंग हमने ली हुई है, इस रिंग पे एक एटम की फोटो अगर आपको चाहिए, सिल्वर के एक एटम की फोटो चाहिए, तो आप STM की मदद से, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से उसकी फोटो ले सकते हैं। अब सोचो कि कितना शानदार डिवाइस है ये। थोड़ा सा साइज की बात करते हैं। असल में एटम की साइज बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कितनी छोटी होती है सब, थोड़ा ये बताइए। देखो यार, क्या है, आप सोचिए, थोड़ा सा अपने मन में एक बात सोचिए आप, कि आपने सबसे छोटी चीज क्या देखी है? सबसे छोटी चीज, चींटी से भी छोटा, अपने जीवन में क्या देखा है? मे बी ग्लूकॉन डी का एक दाना, चीनी का एक क्रिस्टल, एक दाना, या फिर आप कह सकते हैं नमक का एक दाना। देखा है ना आपने? हो सकता है आपने कुछ और भी इससे छोटा देखा हो। असल में एटम जो होता है वो उससे भी छोटा होता है। अब इसीलिए लिखा गया है कि स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन। हर वो चीज जो हम लोग सोच सकते हैं, वी कैन हम इमेजिन, जो हमारे सोच में भी है, उससे भी ये क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन, हमारी कल्पना शक्ति भी वहां नहीं पहुंच सकती कि ये कितना छोटा होता है एटम, ठीक है ना। अब इतनी छोटी वैल्यू को हम कैसे नापेंगे? दैट मेजर्ड इन ए डिवाइस नोन एज नैनोमीटर, जिसका सिंबल होता है स्मॉल एन स्मॉल एम, और इसको लिखा जाता है नैनोमीटर, लाइक दिस। नैनोमीटर में नापा जाता है इसे। और वैल्यू जरा समझिए आप कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होती है। थोड़ा सा इसको याद रखना ऐसे, 10⁻⁹। ओह सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसे बिगाड़ दिया, मैं ठीक कर देता हूँ। 10⁻⁹। अब एक बात समझो, नैनो 9, ठीक है ना। नैनोमीटर 10⁹, नैनोमीटर 10⁹, तो थोड़ा 9 का कनेक्शन करो, ठीक है। और याद रखो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होती है। अब इसको कैसे निकाला जाता होगा? असल में एक एटम जो है स्फेरिकल माना गया है, तो उस स्फेरिकल एटम को, जैसे मान लीजिए कि अगर स्फेरिकल एटम यहां पे है, तो इसका रेडियस यहां पे निकाला जाएगा, r का मान। तो उस r की वैल्यू क्या है? नैनोमीटर में निकाली जाएगी। अब आप सोचिए
कि -9 मीटर कितनी छोटी वैल्यू होगी। अभी हम लोग इसको देखेंगे भी, एक इमेजिनेशन भी मैं आपको अभी करवाता हूं इसके पहले। तब तक एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एटम के बारे में, ठीक है ना। एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, विच मे आर मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा होता है, जो या तो अकेले रह सकता है या फिर हमेशा किसी के साथ रहता है। पहली बात। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ा, इसी वजह से एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। जितने भी प्रकार के मैटर हैं उन सबको बेसिकली बनाने वाला कौन है? कौन है? एटम है। जैसे इस शरीर को बेसिकली बनाने वाला कौन है? सेल है। ठीक, समझ में आई बात? अगली चीज कि 1981 में एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम था STM। फुल फॉर्म क्या है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, जिससे किसी भी एलिमेंट के सरफेस पर आप उसके इंडिविजुअल एटम का इमेज ले सकते हैं। एटम की साइज बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और इसको आमतौर पे नापा किस में जाता है? नैनोमीटर में। और 1 नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁹ मीटर। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। अब देखो यार, एटम की जो साइज होती है या किसी मॉलिक्यूल की जो साइज होती है, क्योंकि हम लोग उसको नापते हैं किसी चीज से। यहां देखिए हमने लिखा है रिलेटिव साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसको हमने साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं लिखा है? रिलेटिव साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्यों लिखा गया है? देखो बेटा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी चीज को मेजर करते हैं, जैसे कभी कहा गया कि आप इतना स्केल में इसको नापिए, कैसे नापेंगे आप स्केल लेंगे और कहेंगे 5 सेंटीमीटर। आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं ना, तो उसमें बताया जाता है, सर कहते हैं कि 5.2 सेंटीमीटर की दूरी लो, तो क्या करते हैं आप? स्केल उठाते हैं और 5.2 की दूरी ले लेते हैं। असल में वो जो लेंथ होती है वह एक रिलेटिव लेंथ होती है। क्यों रिलेटिव लेंथ होती है? क्योंकि आप रिलेशन दिखा रहे हो, आप अपने स्केल की मदद से एक रिलेशन दिखा रहे हैं। आपने क्या किया? एक स्केल लिया और इस स्केल पे क्या है? ऐसे 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 लाइनिंग बनी होती है। अब इस जो दूरी आप बनाएंगे वह इससे रिलेशन दिखाएंगे, इसमें यहां से यहां तक। तो जब भी हम किसी चीज का लेंथ या किसी चीज का मेजरमेंट किसी चीज से कंपेयर करके लाएंगे तो वह चीज बेटा क्या कहलाएगा? रिलेटिव कहलाएगा। आपके भी रिलेटिव होंगे, वो मेरे रिश्तेदार हैं, यानी आपसे जुड़े हैं, पर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, लेकिन जुड़े हैं। अपने रिश्तेदारों को याद करिए, सबसे बढ़िया कौन है, ठीक है ना, और सबसे शानदार वाला कौन है, जिसके घर आप जाना चाहते हो, और एक आध और जगह होती है जहां आप नहीं जाना चाहते। ठीक है। तो रिलेटिव साइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखा हुआ है और उनकी रेडियाई लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम यार बहुत छोटा होता है, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन एटम जो होता है यह एटम स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल, यानी जितने भी एटम होते हैं उन सभी एटम्स में यह सबसे छोटा होता है। हाइड्रोजन एटम जो होता है वो जितने भी एटम्स होते हैं उन सब में सबसे छोटा होता है, जिसकी एटॉमिक रेडियस 0.37 नैनोमीटर होती है, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि इस जब नैनोमीटर में है तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो अब क्या करिए, 9 जीरो बढ़ा दीजिए, है ना, तो 0.000000000, फिर उसके बाद से मतलब आप पढ़ लीजिएगा कितना जीरो है, 9 जीरो होगा, 037 मीटर, इतना मीटर होगा हाइड्रोजन एटम का रेडियस। आप समझिए। अब यहां ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन एटम की रेडियाई कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। वाटर मॉलिक्यूल जो आप पानी पीते हैं उसका रेडियस कितना है? 10⁻⁹ मीटर। जो हीमोग्लोबिन आपके अंदर है, हीमोग्लोबिन जानते हैं ना, आपका ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से ही बेटा लाल लाल होता है। यकीन नहीं है तो हाथ काट के चेक कर लीजिए, ठीक है ना। एक ब्लड लाइए, हाथ फाड़िए और देखिए आपका खून लाल है कि नीला। ऑफ कोर्स लाल ही होगा। तो हीमोग्लोबिन जो आपका है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या है? एक हीमोग्लोबिन का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁸ मीटर होती है। सैंड ग्रेन, अब ये तो आपने एकदम से स्पष्ट हीमोग्लोबिन भी देखा है, खून लाल इसी की वजह से होता है।
अब सैंड ग्रेन, बालू, बालू, बालू आपने देखा है, बालू की साइज, इट्स नॉट भालू, इट्स बालू, बालू, सैंड, सैंड, SAND, इसकी साइज 10 की पावर -4 मीटर होती है। एक एंट जो होती है आपकी चींटी, इसकी साइज कितनी है? 10 की पावर -2 मीटर। और वाटरमेलन आप खाए होंगे, खरबूजा, ठीक है, खरबूजे की साइज 10 की पावर -1 मीटर के बराबर होता है बेटा। ये जितनी भी साइज बताई गई हैं, ये सब की सब रिलेटिव साइज है, ठीक है। एक क्विक रिकैप करते हैं फिर से। हम पढ़ रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव साइज के बारे में। सबसे हम फर्स्ट में हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटम के बारे में। हाइड्रोजन एटम जिसकी साइज 10 की पावर -10 मीटर होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी, पानी के मॉलिक्यूल्स की संख्या साइज कितनी होती है? 10 की पावर -9 मीटर। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो 10 की पावर -8। सैंड ग्रेन जो होता है ये होता है 10 की पावर -4। एंट जो होती है चींटी, ये होता है 10 की पावर -2। और वाटरमेलन जो होती है बेटा, इसकी साइज होती है 10 की पावर -1। जितने भी एटम्स हमारे पास होते हैं उन सभी एटम्स में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन है? हाइड्रोजन एटम होता है, जिसका एटॉमिक रेडियस 0.037 नैनोमीटर होता है। और इसके बाद आप 9 जीरो बढ़ा के इसको पढ़ लीजिए, 0.00000000037 मीटर। तो ये जो साइज होती है असल में ये होती है बेटा रिलेटिव साइज, ठीक है ना। आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं इसके सिंबल के बारे में। ओके, अब देखिए, जब बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए, और केमिस्ट्री में आपको पता ही है क्या होता है, केमिस्ट्री में अगर केमिकल रिएक्शन ना हो तो केमिस्ट्री का फायदा क्या? असल में देखो यार, केमिस्ट्री की असल पढ़ाई तो लैब में ही होनी चाहिए। लैब में मतलब क्यों? क्योंकि हम कोई एक चीज एलिमेंट लेंगे, दूसरी में मिलाएंगे, कुछ नया बनाएंगे, यही तो है केमिस्ट्री। कुछ लेना, कुछ और लेना, कुछ मिलाना और कुछ बनाना, हर बार कुछ नया बनना। लकड़ी लिया, आग लगाया, राख बन गया, हो गई केमिस्ट्री। दूध लिया, दही में कन्वर्ट कर दिया, हो गया केमिस्ट्री। दूध लिया, उससे छेना बना दिया, पनीर, रसगुल्ला, मतलब जो आपको पसंद हो गई केमिस्ट्री। कुछ नया बनाना। अब जब लैब में लोग काम कर रहे थे तो एलिमेंट्स का रिएक्शन उन्हें लिखना था। अब जब एलिमेंट्स का रिएक्शन लिखना था तो सोचिए कितना इनकन्वीनियंट रहा होगा कि लिखा जाए कि ऐसे लिखा जाए कि हाइड्रोजन रिएक्शन करता है प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाटर देता है, पानी। कितना इनकन्वीनियंट है कि नहीं? लोग शॉर्टकट में बुलाते हैं। जैसे आप हमको क्या बुलाएंगे? बाल मुकुंद मिश्रा, लेकिन आप मुझे शॉर्ट में प्यार से क्या कहते हैं? BM सर, है कि नहीं? वैसे ही किसी का भी कोई नाम हो सकता है ना। मान लीजिए किसी का नाम वैभवी है तो आप प्यार से उसको वैब बोल सकते हैं, हाय वैब, कैसी हो, ऐसे किसी का भी नाम, है ना। तो किसी का नाम संदेश है तो आप प्यार से उसको सैंडू बोल दीजिए शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट बहुत जरूरी होता है कहीं कहीं, ठीक है बेटा। तो फिर यह हुआ कि सिंबल बनाया जाए। अब सिंबल कौन दे? फिर आए डाल्टन, मैं दूंगा, ठीक है ना। डाल्टन और उन्होंने कहा कि मेरे पास है इसका जुगाड़, मैं दे रहा हूं सिंबल, एटम का सिंबल मैं बनाऊंगा, इसलिए इनके योगदान को आप नहीं भूल सकते भाई। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, ठीक है। तो ये जो है, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स। यही वो पहला व्यक्ति था। हार नहीं मानता था ये, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, है ना, मैं लड़ते रहूंगा। तो देखो, सिंबल्स अभी तक किसी के दिमाग में था नहीं, लेकिन आइडिया किसने दिया? डाल्टन ने दिया। भले ही नहीं चला, लेकिन दिया तो बंदे ने, ठीक है। तो डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स। डाल्टन वो पहले व्यक्ति थे, व्यक्ति नहीं थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम का सिंबल दिया। समझ में आ रही बात? उन्होंने एलिमेंट्स का जो है, जो भी एटम्स थे उसका
सिंबल दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन और सारे एटम होते हैं गोल गोल, तो उन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन एटम है ऐसे गोल सा बना के तो इसमें बिंदी बना दीजिए, हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन है ऐसे गोला बना दिया, क्या हो गया ऑक्सीजन। कॉपर है ऐसे गोला बनाया, बीच में लिख दिया सी, कहा चलो हो गया कॉपर। सल्फर है ऐसे बनाया और ये क्रॉस साइन दे दिया, चलो हो गया प्लस साइन क्रॉस साइन जो भी कहिए, हो गया सल्फर। फास्फोरस है ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे बांट दिया, हो गया फास्फोरस। कार्बन है ऐसे बना के पूरा ब्लैक कलर से रंग दिया, हो गया कार्बन। अब यार देखो इसका भी रिएक्शन कोई कैसे कराए, अगर यही रिएक्शन कराना है तो ऐसे बनाओ, ये ऑक्सीजन प्लस ये, तो पानी कैसे बनेगा। बड़ी प्रॉब्लम हुई कि दोनों को क्या मिला के लिखा जाएगा, क्या ये ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हाइब्रिडाइजेशन कराया जाएगा। तो इसलिए इसको जो है हटा दिया गया। तो कहा गया कि आपने बनाया तो है सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप में कुछ कमियां हैं। पहली कमी क्या है कि दैट इज डिफिकल्ट टू ड्रा एंड इज नॉट इजी टू यूज। एक तो इसे बनाना बड़ा मुश्किल है, सब हौच पौच हो जाएगा, सब आप गोला बना रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये हुई कि इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज। मैंने कहा ना कि अगर आप ऐसे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते तो क्या कराएंगे, कुछ नहीं करा पाएंगे आप। सिंपली समझो यार, अगर इन्होंने कहा कि ऐसे हाइड्रोजन ले लो, ऐसे हाइड्रोजन ले लो प्लस इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, तो क्या बनाएंगे आप। ध्यान दीजिएगा ये ओ नहीं है एक्चुअली ये ऐसे है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो आप बनाएंगे कैसे, बहुत प्रॉब्लम हुई। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को दूर किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था बर्जेलियस। कौन आए, बर्जेलियस ने कहा कि देखिए वी कैन यूज सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए, कोई भी एलिमेंट जो दिया गया है आप उसका नाम लिख लीजिए और उसके नाम का जो पहला अक्षर है या फिर जो दूसरा अक्षर है या भी कोई भी 2 अक्षर ले लीजिए। सही बात तो यह है कि 2 अक्षर लीजिए, 1 or 2 लेटर्स। जैसे उन्होंने कहा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में आप H ले लीजिए, ऑक्सीजन है तो O ले लीजिए, कार्बन है तो C ले लीजिए, सल्फर है तो S ले लीजिए, फास्फोरस है तो P ले लीजिए। बड़ा अच्छा लगा लोगों को, हाँ भाई ये तो सही है ना, तो आसान हो गया। अब हाइड्रोजन में क्या करना है, अब वही रिएक्शन कराना है तो लिख दीजिए H + O गिव्स HO। अब थोड़ा आसान लगा, हालांकि ये नहीं है लेकिन मतलब ये थोड़ा आसान लगा रिएक्शन कराने में। लेकिन मुसीबत तो मुसीबत होती है, इसने यहां भी साथ नहीं छोड़ा। अब साथ कैसे नहीं छोड़ा ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो जब खोज हो गई कार्बन की, फिर बात आई क्लोरीन की, फिर बात आई कैल्शियम की, अब प्रॉब्लम शुरू हुआ कि अब किसका नाम लिया जाए। आप तो कह रहे थे कि 1-1 2-2 अक्षर ले लो, तो सब में तो सी है, तो अब क्या लिया जाए। तो इस दुख को दूर किया IUPAC ने, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इस समस्या को दूर किया और कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग इसका साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हम चीजों का नाम दे सकते हैं। चीज मतलब एलिमेंट, हम एलिमेंट का नाम दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो उसके बाद बर्जेलियस का कॉन्सेप्ट भी अलग हुआ और मॉडर्न टाइम में असल में हम लोग IUPAC सिस्टम ही यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो आज जो है, आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही रहेगा, ठीक है ना। आई होप ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। और अपना प्यार दिखाने के लिए आप इसे अपना कुछ कमेंट भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं कल के वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।